दोस्तों नमस्कार, मैं के पी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपुल विल। संसद में गत 1 फरवरी को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 का देश का बजट पेश हो चुका है। बजट में के तमाम सारे अलग अलग पहलुओं की जैसी कि परंपरा है उसी के मुताबिक व्यापक रूप से चर्चा हो रही है। बजट में बहुत एक खुशनुमा तस्वीर दिखाई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हमेशा की तरह ही उनका 8वां बजट था और हर बार भी बजट को बहुत ही वो एक सुहावना खाका खींचती हैं कि देश किस कदर से तरक्की की राह पे आगे बढ़ रहा है और दुनिया में उसका नंबर अर्थव्यवस्था के मामले में, समृद्धि के मामले में और दुनिया में उस पायदान पर पहुंच गया, उस ऊंची पायदान तक वह हमेशा गिनाती रहती हैं। तो इन्होंने उसी परंपरा को दोहराते हुए उन्होंने इस बार भी वही दावा पेश किया है। वही सारे पुराने दावे पेश क्या किए, वही सारे पुराने दावों को एक बार फिर से पुष्ट किया है। ये दूसरी बात है कि कुछ चंद एक अमीरी के टापू खड़े हो जाने भर से, टापू बन जाने भर से जो है या अमीरी के कुछ जो है वो खड़े हो जाने भर से, कुछ पहाड़ खड़े हो जाने भर से ये नहीं कहा जा सकता कि देश समृद्ध हो रहा है। देश की तो हकीकत तब पता चलती है जब मालूम होता है कि जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी या हमसे भी जो अर्थव्यवस्था के मामले में हमसे भी जो नीचे की पायदान पर खड़े देश हैं, वहाँ पर प्रति व्यक्ति समृद्धि यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी है और हमारी प्रति व्यक्ति आय उसकी तुलना में अभी भी कितनी फीकी, कितनी नीची, कितनी कमतर है। तो ये जो तुलना है, ये तुलना हमारी अर्थव्यवस्था की असली हकीकत उजागर कर देती है। अब ये सरकार, ये दूसरी बात है कि सरकार मनोरोग से ग्रसित है। वो या दृष्टि दोष से ये कहा जाए कि वो ग्रसित है, वरना तो उसको जैसे जो बाइडन ने जो अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पद छोड़ने के पहले अपने आखिरी भाषण में कहा था कि बढ़ते अमीर खतरा बन गए हैं। तो उसी तरीके से ये जो है जो अमीर बढ़ते जा रहे हैं और पर कैपिटा इनकम में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, तो सरकार को इसे एक नीतिगत विफलता के रूप में लेना चाहिए था और सरकार को चाहिए था कि नीतियों को दुरुस्त करके और ऐसे जो है उपाय अमल में लाती जिनसे संसाधनों, पूंजी का केंद्रीकरण होने की बजाय, लाभ का केंद्रीकरण होने की बजाय वो पूंजी का सही एक तरह से सुसंगत वितरण लोगों के बीच में दिखाई देता और वो उसका पैमाना वही है कि उसकी जो विकसित राष्ट्र हैं उनके कम से कम उनके समकक्ष नहीं तो उनसे थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर रह जाए, उस हद तक हम अपनी जो प्रति व्यक्ति आय है उसको बढ़ा पाते। तो वो सरकार को चिंता होनी चाहिए, लेकिन सरकार को लगता है कि उसकी चिंता नहीं है, आम लोगों की आय बढ़े, इसकी कोई चिंता नहीं। सरकार को चिंता ये है कि कुछ जो है खड़े हो जाएं, कुछ जो है उनके कुछ पूंजी के पहाड़ खड़े हो जाएं और उसके सहारे वो मान लें कि उनकी समृद्धि के सहारे वो मान लें कि पूरा देश उनको देख के, उनको निहार के, उन जो हिमालय हैं, पूंजी के हिमालय, उनको निहार के और वो संतुष्ट हो जाए और खुश हो जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। बहरहाल हम उस मुद्दे पर अभी चर्चा नहीं करना चाहते, बजट के उस पहलू पर। हम बजट के उस पहलू पर चर्चा करना चाहते कि जो हमारी जनगणना थी, जिसके आधार पर हमारी नीतियां तय होती हैं, तो वो 2020 में कोरोना की वजह से 2021 की जनगणना स्थगित हो गई और उसके पहले उस जनगणना को कराने के लिए जो सरकार है उसने 2019 के जो बजट में 2021 के बजट में 2019 में ये इस 2021 की जनगणना के लिए 8,754.23 करोड़ रुपए का खर्च प्रस्तावित किया था उसमें। लेकिन वो हम बता ही चुके कि वो
और आपको मालूम भी है कि वो कोरोना आ गया तो इसलिए वो बजट जो वो जनगणना कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई थी। जब स्थिति सामान्य हो तो फिर जनगणना करा ली जाएगी। अब कोरोना नहीं रह गया, फिर भी जो है 2021-20 के बजट में 3,768 करोड़ रुपए जो 2019 में जो किया जनगणना के लिए जो खर्च का प्रावधान किया गया था उससे बहुत कम था। उसको वो जो है निर्धारित कर दिया गया था। लेकिन इस बार के बजट में अब ये था कि अब इतनी डिले हो गई जनगणना हमारी, तो वो जिसकी वजह से हमारी सारी नीतियां बाधित हो रही। एक सही तस्वीर सामने नहीं आ पा रही है, सरकार के सामने नहीं आ पा रही है। इसलिए सरकार की नीतियों में कहीं ना कहीं लड़खड़ाहट पैदा हो रही। तो उस नाते ये चाहिए था कि प्राथमिकता के आधार पर इस वर्ष वो जनगणना कराई जाती। लेकिन इस वर्ष तो जनगणना के लिए केवल 500 लगभग 550 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया। अब अंदाजा लगाइए कि जो मूल रूप से जो बजट 2019 में प्रस्तावित किया गया था तब से अब लागत भी कई चीज़ों की बहुत बढ़ गई है। तो वो तब तो वो 8,755 करोड़ रुपए के लगभग था और आज वो केवल 550 लगभग 550 करोड़ रुपए का रह गया। तो इसका मतलब कि सरकार का जनगणना कराने का कोई इरादा नहीं है, भले ही इसके लिए कोई बहाना ना हो, कोई इसका आधार ना हो। और ये सरकार का चाहे जितना अनिवार्य कर्तव्य समझा जाए कि वो समय समय पर जनगणना कराती रहे, तो ये लेकिन वो अपने हर कर्तव्य से वो किसी कर्तव्य की सीमा में अपने आप को मौजूदा सरकार बांध के रखती नहीं है, किसी भी बांध के रखना नहीं चाहती, किसी मर्यादा और किसी भी नैतिकता की सीमा में बांध के रखना नहीं चाहती। और इस समय एक भ्रम का और एक ऐसा उन्माद का वातावरण है कि इसकी वजह से उसकी कोई जो लोगों के बीच में साख भी खराब नहीं हो रही। तो इसलिए उसकी ननकुशता, उसकी स्वेच्छाचारिता वो जो है वो इसलिए वो जो है उस पर कोई लगाम नहीं लग पा रही। वो खुल के मतलब अपना खेल कर रहे, अपनी मनमानी पर उतारू है। तो ये भी उसने एक मनमानी का परिचय दिया। अब ये जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही? तो ये जनगणना के पीछे एक तो यही है कि जिस ढंग से राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना के लिए माहौल बना रखा है और इसकी वजह से सरकार की ओर से अमित शाह को पहले ये कह देना पड़ा है कि नहीं, सरकार जातिगत जनगणना से पीछे नहीं है और वो जातिगत जनगणना करा नहीं सकती, क्योंकि इस सरकार को जो ये सरकार जिस वर्ग सत्ता पे खड़ी है वो वर्ग सत्ता तो उनको विशेष अवसर देने का, वंचितों को विशेष अवसर देने के पूरी तरीके से खिलाफ है। वो तो ये मानती है कि जो अधिकार संपन्न है और जो वंचित हैं उनके बीच में तो ये जो भेद पैदा किया हुआ, ये तो ईश्वर के द्वारा पैदा किया हुआ भेद है। और जिस भेद को मिटाना, ईश्वर की उस लकीर को जो है उसको मिटाना एक तरह से एक गंभीर पाप होगा। तो वो जब वो दूषित मानसिकता से ग्रसित है, इस मानसिकता का वर्तमान मानवाधिकारवादी युग में भी उसकी इस मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया है। तो अपनी वर्ग सत्ता के खिलाफ किसी सरकार की हिम्मत नहीं, किसी सरकार के नेता की, कि वो चल सके। तो इसलिए मोदी सरकार की भी, मोदी जी की भी हिम्मत नहीं है कि उसके विरुद्ध चलने का काम कर सके। तो वो जो है वो जातिगत जनगणना से तो बच नहीं चाहते, बल्कि वो तमाम सारे जो विशेष अवसर के तहत वंचितों को जो लाभ दिए जा रहे हैं उन लाभों को भी धीरे धीरे उन लाभों में पलीता लगाने का काम करने में जुटे हैं। ये बात भी खुलासा हो चुकी है। तो इसलिए एक तो ये था, इस कारण से वो ये चाहते थे कि फिलहाल अगर जनगणना टल जाए तो जब जो है ये जातिगत जनगणना की मांग का जब उफान शांत हो जाए और वो जो धार्मिकता में इतना अधिक ओतप्रोत कर लिया जाए, जिसमें अभी काफ़ी हद तक लगातार सफलता मिल रही है। इसलिए सरकार उम्मीद रख भी सकती है कि फिर कि बाद में जब वो आवेश जो है, जो एक तरह से कहना चाहिए वो सन्निपात जब खत्म होगा और सामान्य
मानसिकता में जब जनता जो है जनता जब सहज होगी तो उसके बाद तो फिर उसको इसकी ये जो चल रहा है तथाकथित धार्मिकता में ओतप्रोत करने का लोगों को काम, ये तो इसका जो है इसका खोखलापन उसकी समझ में आ जाएगा, इसके इसके नकारात्मक परिणाम उसकी समझ में आ जाएंगे। क्योंकि धार्मिकता से ओतप्रोत करने के नाम पर ये हो रहा है कि वो जो बहुतायत में तो वंचित समाज है, तो वंचित समाज ये एक तरीके से वो स्वीकार कर ले कि उसके लिए बहुत बड़ा अनुग्रह यही है कि कम से कम उसे जो है कुंभ में स्नान करने से रोका नहीं जा रहा, उसे जो है कुछ बड़े मंदिरों को छोड़ दीजिए, आम मंदिरों में उसको जाने से रोका नहीं जा रहा। उसकी जो है वो अगर कथा का आयोजन कर रहे हैं अपने पैसे का, तो उसमें कोई ब्राह्मण मना नहीं कर रहा, उसमें पुरोहित बनकर उपस्थित होकर और कथावाचक बनने से कोई ब्राह्मण मना नहीं कर रहा है। तो और उनके जो है वो जो बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं कथाओं की, उसमें सारी जातियों के, उच्च जातियों के, तथाकथित उच्च जातियों के लोग भी आ रहे हैं और उनके भंडारे को जीम रहे हैं। तो ये जो है तो वो ये इस बात को मान लें कि उनको भी इतना ही अनुग्रह बहुत है, यही इससे कम से कम वो उनको एक तरह से सम्मान, रोजी रोटी मिले या ना मिले, लेकिन सम्मान तो कहीं ना कहीं सम्मान को प्राप्त करने की जो मृग तृष्णा उनको अनुभव हो रही, तो उसी मृग तृष्णा में के सपने में वो डूबे हुए हैं। तो इसलिए वो जो है इस कारण से वो तो फिलहाल तो ये है कि वो सरकार के ये इन सारी चीज़ों में पर्दा डाल के और जो पुरानी है भेदभाव वाली व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, उसको बहाल करने का, उसके पुनरुत्थान का जो क्रम चल रहा है, तो उस पुनरुत्थान के क्रम में कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपनी सहमति जोड़ रखी है, जिन पर इसकी गाज गिरने वाली है इस पुनरुत्थान से, तो उस पर उन्होंने जोड़ रखी है। तो इसलिए सरकार आसान में है कि जिन जातियों के हक के लिए, जिन जातियों को हक दिलाने के लिए जातिगत जनगणना की मांग हो रही है, हम कुछ दिनों में और हमें समय मिल जाए तो हम ऐसा वातावरण बना देंगे कि वो जातियाँ ही इसके अपने हकों के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी, अपने हकों और अपने हितों के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी और हो भी जाएंगी। ये नज़र भी आ रहा है। फिर उनकी आने वाली पीढ़ियां जब जागेंगी तब फिर एक बार, जैसे अभी इसके पहले वातावरण था 10 बरस पहले उनके एक विद्रोह का वातावरण, उस भेदभाव वाली सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ जो विद्रोह का वातावरण नज़र आता था, वो फिर एक विद्रोह का वातावरण आएगा। तब आने वाले जो लोग हैं, आने वाले जो सत्ता में लोग हैं, वो उसको झेलेंगे, उसका सामना करेंगे। तब से रही, लेकिन अभी तो फिलहाल तो ये है कि उनका इरादा, उनका एजेंडा एक सफल होगा। तो एक तो इसलिए रोका गया है जातिगत जनगणना की मांग के बल पकड़ते जाने से, और उसका जो है उसे रोक कर उसकी इंतजार किया जा रहा है कि वो एक तूफान शांत हो जाए। दूसरी बात ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनको बहुत सम्मोहित करते हैं कालातीत हो चुके जो है कुछ पौराणिक किस्म के, कुछ पुराने समय के बड़े बड़े महिमा मंडित मुहावरे, जबकि वही हम कहना चाहिए कालातीत हो चुके, मतलब अप्रासंगिक हो चुके। वो केवल एक खोखली का एक आडंबर है, तो कभी वो और एक किस्म की ये भी एक विलासप्रियता है। तो इस विलासप्रियता का मोदी जी का प्रस्फुटन कभी होता है कि संसद भवन में बड़े श्रद्धापूर्वक और बड़ा अभिनय करते हुए, और सेंगोल को प्रतिष्ठित, नए संसद भवन के उद्घाटन के समय उसमें सेंगोल को प्रतिष्ठित करने का जिस तरीके से वो रूपक पूरा प्रदर्शित करते हैं, एक पूरी विचित्रता लिए हुए, एक नाटकीयता लेते हुए। तो ये कभी अगर चुनाव लड़ने जाएंगे बनारस से तो गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, तो वो उनको बहुत सम्मोहित करते, वो पुराने समय के जो है वो जो मुहावरे हैं, पौराणिक मुहावरे हैं, वो चाहे उनमें कितना भी खोखलापन हो या ना हो, चाहे उनकी कोई व्यवहारिकता और प्रासंगिकता दिखाई देती हो या नहीं दिखाई देती हो, लेकिन वो चूँकि ठोस जमीन पर काम करने का मतलब है कि
आम लोगों के लिए काम करना। तो आम लोगों के लिए काम करना तो वो जिस संस्कृति के नाम पर जो उनके दिमाग में जो एक नक्शा बना हुआ है, वो असल में वो भारतीय संस्कृति का एक बड़ा उज्ज्वल पक्ष भी है। लेकिन उज्ज्वल पक्ष को तो ओट में कर दिया गया, और उसमें जो कुछ विकृतियां को एक उसको जो है उसको प्रतिष्ठित करने का एक वैचारिक अभियान चल रहा है। तो उस वैचारिक अभियान के एक जो है उसकी पालकी ढोने वाले उसके एक कहार मोदी जी भी उसके सबसे बड़े कहार बने हुए हैं। तो इसलिए वो उनकी जो मानसिकता, उसकी अभिव्यक्ति, जब वो ये खोखले जो है मुहावरों का समय समय पर जो इस्तेमाल करते हैं, वो उससे जाहिर होती है। अब जनगणना के संदर्भ में, जनगणना का जो जहाँ तक संदर्भ है, उसमें ये बात कहने का आशा इसलिए है कि मोदी जी जिस दिन से सत्ता में आए, उस दिन से वो एक सपना देख रहे कि चक्रवर्ती शासन का सपना। वो भी एक पौराणिक है। आज चक्रवर्ती शासन जैसी, आज तो उसमें साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की झलक दिखाई देती है। वो अगर चक्रवर्तित्व की बात की जाती है तो उसमें तो उसको जो है आज की जो जो मान्य है, आज की जो विचार की, उसमें मतलब उसका उससे कोई मेल नहीं चक्रवर्ती वाली परिकल्पना से। लेकिन मोदी जी तो हैं, तो अतीत जीवी हैं, तो इसलिए उनको जो अतीत की चीज़ें उनका आज कोई औचित्य हो या न हो, लेकिन वो सम्मोहित करती हैं। तो वो चक्रवर्ती उसका शासन का सपना देख रहे, मतलब चक्रवर्ती शासन यानी कैसा कि उसके लिए कि केंद्र में तो सरकार हो उनकी पार्टी की बने ही, साथ साथ में हर राज्य में उन्हीं की पार्टी की 77 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार हो। इसके लिए वो तमाम सारे दंड पंद करते रहते। जहाँ विपक्ष की सरकारें बन भी जाती हैं, वहाँ पे तोड़ फोड़ करा के पैसे का बहा के और खरीद फरोख्त करके विधायकों की उन सरकारों को गिरवा देना, कहीं पर और तरीके से गिरवा देना, उनको अस्थिर करना। और फिर जब चुनाव हो राज्यों के, तो राज्यों के चुनाव में जो आज का संसद में जो राहुल गांधी का भाषण था, जिसकी काट नहीं कर पा रहा था सत्ता पक्ष के, किस ढंग से चुनाव आयोग बेहाई पे उतारू हो गया है, और चुनाव अपनी पूरी तरह से विश्वसनीयता, उसने एक तरह से चुनाव प्रणाली की हमारी पूरी विश्वसनीयता समाप्त कर दी। तो उस ढंग से उस राज्य को, जो राज्य अगर नीके नहीं तो नागा ही सही, मतलब नीके अगर सही तरीके से उस राज्य के लोग हमारे कब्जे में नहीं आना चाहते, तो हमारे पास में दूसरे तरीके, हम उससे कब्जा तो कर ही लेंगे। तो वो उनका एक अभियान जो चल रहा है, तो वो अभियान अभी पूर्ण रूप से प्रतिफलित नहीं हो पाया। काफ़ी उसमें वो मिल गई उनको मदद। तो उसके लिए इसलिए भी जनगणना उन्हें रोकी कि जनगणना नहीं होगी तो 2026 में जो परिसीमन आयोग बनने वाला है, वो परिसीमन आयोग अपना काम नहीं कर पाएगा। तो जो विधानसभाओं के उसमें विस्तार की बात है विधानसभा क्षेत्रों की विभिन्न राज्यों में विस्तार की बात है, वो भी नहीं होगा। और जो महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका है, उसके अनुरूप भी जो है सीटों का समंजन करने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो और इसके लिए पार्टी के अंदर संघ को संतुष्ट करने के लिए उनके पास में ये है कि इसको लेकर उनके ऊपर उंगली ना उठाए, इसलिए वो इस बीच में एक राष्ट्र एक चुनाव का अपना जो है मंसूबा पूरा कर लेना चाहते हैं। और एक राष्ट्र एक चुनाव का मंसूबे के तहत उनको विश्वास है कि उनकी पार्टी भी मान लेगी, संघ भी मान लेगा कि उनका चेहरा जो है आगे करके, जब ये केंद्र के साथ साथ में जब राज्यों के चुनाव होंगे, तो वो जब फिर भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का अपना चक्रवर्ती शासन कायम करने का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा। तो उस सपने को, वो सपना जो है उनको भी बहुत गुदगुदाता है, संघ को भी। तो इसमें उनके मोदी के इस मंसूबे में संघ भी साथ होगा, तो इससे मोदी के इस मामले में सुरक्षा हो जाएगी कि वो जिस परंपरा के नाम पे, जिस परंपरा की नींव डालने के नाम पर 2014 में उनका
चेहरा प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किया गया था। वो परंपरा ये थी कि जो 75 वर्ष की आयु में जो नेता पहुंच चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो नेता अब सत्ता में न रह के और मार्गदर्शक मंडल में बैठने की अपनी नियति को स्वीकार करें। तो अब उस परंपरा के अगले चरण में अब जिस सिद्धांत को आगे करके मोदी जी ने अपने लिए राह बनाई थी, आज वो सिद्धांत उनके गले की फांस बनने जा रहा है। वो आज 75 वर्ष की आयु में पहुंच गए, तो उनके ऊपर एक अव्यक्त रूप से तो एक दबाव इस समय है ही कि वो सन 2025 में अब सत्ता छोड़े, 2026 तक संघ का ये अपना वो शताब्दी वर्ष वो पूरा करा लें। तो इस जो है ये जो संकट है अपनी कैरियर के लिए, इस संकट का निवारण करने में भी उनको ये जो जनगणना न कराने से और एक राष्ट्र और एक चुनाव की जो है व्यवस्था लागू करने से उसमें उन्हें काफ़ी जो है उससे पूरी तरह से मदद मिलेगी और वो निरापद हो जाएंगे। क्योंकि फिलहाल तो अभी ये धारणा बनी हुई है कि अभी अगर एक राष्ट्र और एक चुनाव को बनाना है चक्रवर्ती शासन के लिए भारतीय जनता पार्टी को और संघ को, तो फिर उसे मोदी फिर उसे अपनी जो है ये मजबूरी माननी पड़ेगी कि मोदी के अलावा और कोई नहीं। 75 वर्ष के वो हो जाएं, चाहे वो 80 वर्ष के हो जाएं, वो जो है उनका ही चेहरा आगे करके और चुनाव लड़ने की जो व्यवस्था है उसके आगे उनको संघ को और उसको सबको समर्पण करना पड़ेगा। और कोई चीज नहीं करेगा कि नहीं मोदी जी को फिलहाल रिटायर किया जाए, एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत की व्यवस्था के तहत नए चुनाव के पहले उनको रिटायर किया जाए, उनको जो है मार्गदर्शक मंडल में बैठाया जाए। फिर कोई ये मांग करने का साहस नहीं कर पाएगा और सबको चुप्पी लगा जाने में ही अपनी वो अब खैरियत समझ में आएगी। और ये होगा कि उसके बाद में और ये एक मान लिया जाएगा कि मोदी के चेहरे को आगे करके और सारे राज्यों में 100% राज्यों में और केंद्र में सफलता पार्टी पहले हासिल कर ले, तब फिर मोदी जी के भविष्य के बारे में विचार कर ले। तब तक तो मोदी जी वैसे भी उम्र की वजह से इतने आसक्त हो चुके होंगे कि उनको लगता है कि वो जो है वो खुद ही उसके बाद खुद ही पद छोड़ दें। और यदि उनकी ऊर्जा बनी रहे, वैसे तो हमारी शुभकामना तो ये है कि उनकी तो ऊर्जा कई 100 वर्ष तक बनी रहे इसी तरीके से और वही देश का नेतृत्व करते रहें। तो अगर बनी रहेगी तो फिर मोदी जी के पास में तो तमाम सारे उनके पास में वो हैं नुस्खे हैं, एक से एक रामबाण नुस्खे हैं। तो वो कोई नया रामबाण नुस्खे जो है लेकर आएंगे। तो जो उन्होंने जनगणना को इस बार भी जनगणना की शुरुआत न कराने का जो एक इरादा बनाया है, जो जिसका खुलासा जनगणना के लिए जो वर्तमान नए बजट में जो उनके मुंह में जीरा के बराबर आवंटित की गई धनराशि से जो वो खुलासा हुआ है उसका उनकी इस मानसिकता का, तो आप हमारे इस आकलन से कितना सहमत हैं कि इसके पीछे कारण ये है कि जो जातिगत जनगणना से उनके कतराने के पीछे उनकी मंशा और उनकी योजना ये है जो हमने ये सामने रखी है। इसमें आप कितना सहमत हैं, ये अगर कमेंट बॉक्स में आप इसको दर्ज कर सकेंगे तो ये जो वीडियो है ये और ज़्यादा उपादेय बन सकेगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो समाप्त करने के पहले जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हमारी गुजारिश करनी है कि वो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। खुद तो ऐसा करें ही, अपने घर के लोगों को, अगर वो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, अपने मित्रों को और अपने रिश्तेदारों को भी अधिक से अधिक संख्या में
प्रेरित करें कि वो भी ऐसा करें और हमारे इस तरह से हमारे चैनल को मजबूती देने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।